जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। केमिकल काइनेटिक्स ये आपको बताती है कि एक रिएक्टेंट कितना स्पीड में एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उसको हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये एक केमिस्ट्री की ब्रांच है। ये कोई छोटी सी टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये बहुत ह्यूज ब्रांच है केमिस्ट्री में, जिसमें हम पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्शन का, एक केमिकल रिएक्शन का स्पीड। ठीक है, दूसरा हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का मैकेनिज्म के किस मैकेनिज्म से होकर ये जाता है। तीसरा फैक्टर अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है, अनासर है जो इस पर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जो हमारा पूरा चैप्टर होगा इन तीनों बातों पर रिवॉल्व करेगा, एक रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, इस पर जो पूरा चैप्टर ये रिवॉल्व करेगा। अच्छा, केमिकल काइनेटिक्स में हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं एंड आल्सो हम क्या करते हैं, यहाँ हमारे चेंज इन एंथैल्पी यानी कि कितनी हीट गई कितनी हीट आई ये हम नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ये एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के साथ कोई रिलेशन नहीं रखता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो इसको कवर करते हैं, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, 1 2 3 बस ये बात खत्म। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, यानी कि जो कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है टाइम के साथ, दिस इज इक्वल टू रेट। कंसंट्रेशन में चेंज का मतलब है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना कितना चेंज आ रहा है टाइम के साथ, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। लेट सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है, ए एक प्रोडक्ट है, सॉरी ए एक रिएक्टेंट है और बी एक प्रोडक्ट है। ए जो आपके पास रिएक्टेंट है, ये रेट इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई डेल्टा टी, यानी कि ए की कंसंट्रेशन में टाइम के साथ जो चेंज आ रहा है, मतलब माइनस चेंज आ रहा है, कमी आ रही है, यानी कि ये रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हो रहा है पर सेकेंड में, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट। अच्छा, रेट अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव लगाऊंगा, क्यों प्लस लगाऊंगा, क्योंकि टाइम के साथ बी की कंसंट्रेशन कितनी बढ़ रही है, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। इसका यूनिट क्या है, मोल डीएम, मोल DM -3 यानी कि क्यूब माइनस क्यूब और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो मोल DM माइनस क्यूब इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो ये इसका यूनिट है। ठीक है, ये यूनिट आपने भूलना नहीं है, अभी अपने पास नोट करो, ये यूनिट आएगा पेपर्स में। अच्छा, अगर मेरे पास गैसियस स्टेट है तो मैंने क्या करना है, पार्शियल प्रेशर लेना होगा। पार्शियल प्रेशर में मैं ATM टॉर लूँगा तो ATM सेकेंड इनवर्स या टॉर सेकेंड इनवर्स, तो ये गैसियस स्टेट के लिए सुटेबल है। अच्छा, 3 किस्म की रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं, एक होते हैं फर्स्ट रेट, एक होता है मॉडरेट, सॉरी एक होता है फास्ट रेट, एक होता है मॉडरेट और एक होता है स्लोवेस्ट रेट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किस को, फास्ट रेट को पढ़ते हैं। फास्ट रेट कितना होता है, तकरीबन आपके पास जो फास्ट रेट होता है वो 10 की पावर -6 सेकेंड होता है। ठीक है, या 10 की पावर -12 से लेकर -16 सेकेंड होता है और ये काफ़ी तेज़ होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम का रिबन जो होता है उनको ऑक्सीजन की मदद से फायर करना और ये बहुत तेज़ होता है। उसके बाद मॉडरेट रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, और जो स्लो रिएक्शन होते हैं, स्लो रेट जो होता है कर्डिंग ऑफ मिल्क, रस्टिंग ऑफ आयरन, फर्मेंटेशन प्रोसेस, ये आपके पास स्लो होते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को अच्छी तरह समझने के लिए मेरे पास एक रिएक्शन है, जैसे कि मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड बना रहे हैं, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है। तो इसका रेट, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड के हवाले से रेट लिखूँ तो रेट इज इक्वल टू प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड बाई टाइम, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कितना चेंज हुआ, कितना ज़्यादा हुआ टाइम, एक पर यूनिट टाइम में, दिस इज कॉल्ड रेट, यानी कि क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट। या मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है रिएक्टेंट का, ये कितना कंज्यूम हुआ, कितना खर्च हुआ रेट टाइम के साथ, दिस इज कॉल्ड रेट। यहाँ पर आप टाइम कंसंट्रेशन ग्राफ भी देख सकते हैं, ये आपके पास वाई एक्सिस पर कंसंट्रेशन है, वाई एक्स एक्सिस पर टाइम है। तो ये फर्स्ट क्या है, रिएक्टेंट ज़्यादा है और ये रिएक्टेंट टाइम के साथ कम होता है। आपने पढ़ा है इसे पिछले वाले चैप्टर में, केमिकल इक्विलिब्रियम में जब पहले रिएक्शन स्टार्ट होता है तो उस वक्त रिएक्शन का स्पीड ज़्यादा होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन तेज़ होता है। क्यों, क्योंकि उस वक्त जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। जब रिएक्टेंट ज़्यादा होते हैं तो कोलिजन ज़्यादा होती है, जब कोलिजन ज़्यादा होती है तो रेट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेट ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि माइनस चेंज इन रिएक्टेंट डिवाइड बाई टाइम, यानी कि रिएक्टेंट जो कम हो रहा है टाइम के साथ कम हो रहा है, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये आपके पास रेट जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टीपनेस ऑफ द स्लोप, ये आपके साथ स्लोप है कि नहीं, ये
तो ये क्या है, तिरछापन है। जितना तिरछापन ज़्यादा होगा उतना रेट ज़्यादा होगा। यहाँ पर तिरछापन ज़्यादा है तो स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि कंसंट्रेशन ज़्यादा है। देखो ना, कंसंट्रेशन यहाँ पर पीक पर है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ये स्लोप, ये स्टीपनेस। स्टीपनेस जितनी ज़्यादा होगी, तिरछापन जितना ज़्यादा होगा, उतना रेट ज़्यादा होगा। अच्छा, उसके बाद है कि रेट इज डायरेक्टली मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जितने रिएक्टेंट का मोल ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, उतना रेट ज़्यादा होगा। अभी मैंने बात की कि पहले ज़्यादा होता है तो तेज़ होता है, जो उसके बाद का रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल यानी प्रोडक्ट में इस्तेमाल होते हैं। तो जब प्रोडक्ट में इस्तेमाल होते हैं तो रिएक्टेंट्स कम होता है, कोलिजन कम होती है और रेट स्लो हो जाता है और प्रोडक्ट बन जाता है। उसके बाद है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट किसी भी इंस्टेंट में जो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज आता है उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। जैसे कि रेट इज इक्वल टू डेल्टा डी एक्स डिवाइड बाई डी टाइम, डी स्मॉल को शो करता है, ठीक है। और एवरेज रेट यानी कि आपके पास जो लार्ज अमाउंट पर होती है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस। कौन कौन से फैक्टर है जो रिएक्शंस पर अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले नंबर ऑफ अफेक्टिव कोलिजन पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड होते हैं, ठीक है, इस पर हम देखेंगे। अच्छा, रिएक्टेंट्स के दरमियान जब कोलिजन होगी तो इसे प्रोडक्ट बनेगा और इसको हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। रिएक्टेंट्स के दरमियान जब कोलिजन होगी तो प्रोडक्ट बनेगा और इसे हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। इसे ये जो कोलिजन का जो मामला है, मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर्स में केमिकल इक्विलिब्रियम में सारा का सारा आपको डिटेल दिया है। तो जितनी कोलिजन फ्रीक्वेंसी की जितनी कोलिजन तेज़ होगी उतना रिएक्टेंट जल्दी जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब कोलिजन की फ्रीक्वेंसी कब तेज़ होगी? जब मैं नंबर ऑफ मोल बढ़ाऊंगा या टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो एनर्जी तेज़ हो जाएगी। अच्छा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, जितना एक सब्सटेंस की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी उतना उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। लेट सपोज मेरे पास फर्स्ट एक ग्रुप अल्काइल मेटल है, सेकेंड एक ग्रुप अल्काइल अर्थ मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो ये इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो जब मैं इसको वाटर में ऐड करूँगा तो ये बहुत क्विकली क्या हो जाएगा, रिएक्शन कर लेगा, लेकिन ये स्लो रिएक्शन कर लेगा एज़ कम्पेयर टू दिस। तो ये प्रूव हो गया कि सब्सटेंस जो होते हैं रिएक्टेंट्स वो उसके नेचर पर भी अफेक्ट करता है। आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड जो मुख्तलिफ पॉजिटिव नेगेटिव आयन के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बना हुआ होता है कंपाउंड, उसे हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड को जब भी हम वाटर में डालते हैं तो ये एकदम फ़ौरन डिसोसिएट हो जाता है, अपोजिट अपने अपोजिट चार्ज की तरफ चला जाता है और बॉन्ड बना देता है और ये फास्टर होता है। जबकि कोवेलेंट कंपाउंड स्लो होता है। क्यों स्लो होता है? क्योंकि इसमें पहले बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर इलेक्ट्रॉन जो होंगे आपके पास जब इलेक्ट्रॉन होंगे वो शेयर होंगे, फिर उसके बाद बॉन्ड बनेगा। तो इस पर ये टाइम और इसके लिए ओरिएंटेशन भी चाहिए। 4 बातें हैं, ठीक है। इस वजह से ये कोवेलेंट कंपाउंड स्लो होता है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये हम बार बार पढ़ चुके हैं कि जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। ये लॉ ऑफ मास सेक्शन के मुताबिक अगर हम इसमें बात करें तो रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। मतलब कि ये आपके पास क्या है, रिएक्टेंट्स हैं किसी रिएक्शन के A प्लस B और इनके दरमियान क्या है, ये प्रोडक्ट। तो ये रेट जो होगा ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इसका एग्जांपल क्या है, अगर मैं लकड़ी को आम ऑक्सीजन के साथ के प्रेजेंस में हीट करूँ तो ये स्लो होगा। अगर मैं सिलेंडर का प्योर 100% ऑक्सीजन इस्तेमाल करूँ तो ये तेज़ होगा। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं किसी पर और सरफेस एरिया पर। जितनी सरफेस एरिया ज़्यादा होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। मेरे पास एक बड़ा सा लंप है तो इनके दरमियान कोलिजन क्या होती है, जो इनके दरमियान कोलिजन होती है तो इनमें ज़्यादा रिएक्शन तेज़ नहीं होता। जबकि इसमें कोलिजन बहुत होती है, बहुत ज़्यादा होते हैं तो कोलिजन बहुत ज़्यादा होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन तेज़ होगा। और पाउडर में तो बहुत ज़्यादा होती है, इसका आप खुद भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है लाइट में ये लाइट भी ज़रूरी होता है। ये रेट ऑफ रिएक्शन परफेक्ट करता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आपके पास अगर लाइट ये सिर्फ और सिर्फ फोटोकेमिकल रिएक्शन में होती है, जो फोटोसिंथेसिस में होते हैं, अगर फोटोसिंथेसिस में लाइट ना हो तो डार्क में कोई ग्लूकोज नहीं बन सकता। उसके बाद टेम्परेचर, ये भी काफ़ी इफेक्टिव होता है। जितना टेम्परेचर बढ़ाते हो उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोलिजन ज़्यादा होती है तो वगैरह वगैरह। तो अगर मैं 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो आपके पास 2/3 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। असल में टेम्परेचर क्या करता है, मेरी बात को सुनो। मेरे पास एक क्या है, ये आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी है, ये एक बैरियर है। अगर मॉलिक्यूल एनर्जी मोर देन, अच्छा मॉलिक्यूल की एनर्जी
इस बैरियर से ज़्यादा होगी तो ये रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। लेट सपोज व्हेन एनी रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट देन रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल कोलाइड टू ईच अदर। आपको पता है कि अगर मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उनको कोलाइड करना होगा। तो अगर टेम्परेचर में बढ़ाता हूँ तो एनर्जी इनकी ज़्यादा हो जाएगी। तो जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को पार करेंगे और रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, वो इसका ये फ़ायदा है। अच्छा, अगर मैं 0 से 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो कितनी टाइम की रिएक्शन तेज़ होगी, 2 डिवाइड बाई 3। अगर 20 कर दूँ तो फिर यानी कि अगर मैं 10 से 60 कर दूँ तो आपने 2 पर 5 का स्क्वायर करना है। 10 और 60 के दरमियान कितना फ़र्क है, 5 का फ़र्क है, यानी कि फ़र्क कितना है, 50 सेंटीग्रेड का है, तो मैं 5 लिखूँगा। अगर मैं 20 से 100 ले जाऊँ तो कितने का फ़र्क है, 80, तो मैं 2 पर 8 का स्क्वायर ले जाऊँगा। तो ये थी आपके पास फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस। अच्छा, अब हम आते हैं रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। सबसे पहले तो मैं ये बात आपके साथ में शेयर करूँगा कि रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट एक ही चीज़ है। लेट सपोज मेरे पास ये क्या है, A प्लस बी एक रिएक्टेंट से और C प्लस डी एक प्रोडक्ट से। ये A B C D जो मैंने स्मास मान ली है, ये इसके नंबर ऑफ मोल्स है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। A B ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है और ये इसके मोलर कंसंट्रेशन है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी के लिए के लगाऊंगा, के मैं नीचे लाऊंगा, रेट के नीचे आ जाएगा, सॉरी के जो है आपके पास के ये इधर आ जाएगा और रेट और मोलर कंसंट्रेशन ये नीचे आ जाएंगे, ये इसके नीचे आ जाएंगे, ठीक है। यानी मैंने इसको नीचे लाया और ये वहाँ रह गया। तो अगर A और B अगर 1 मोल है तो रेट इज इक्वल टू के, ठीक है। और के जो है ये सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, कि बाकी किसी चीज़ पर भी डिपेंड नहीं करती है। अच्छा, उसके बाद आते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसको हम अगले चैप्टर में कवर करेंगे।